अच्छा ये बताइए कि 25 सालों में दौलत आई कहाँ से? इस उत्तराखंड नहीं, इस पूरे देश में अगर कोई साबित कर दे कि उसने उमेश कुमार को 1 रुपया ब्लैकमेलिंग का, 1 रुपया किसी स्टोरी के अगेंस्ट दिया है ना, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपकी नज़र में पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता को अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये परसेप्शन है। विधायक लोग, पॉलिटिकल लोग कमीशन खाते हैं? कौन कह रहा नहीं खाते? आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने आपके चरित्र पर भी सवाल उठाए। हमाम में सब नंगे हैं यार, क्या कर सकते हो? कोई किसी पे आरोप लगाता है, कोई किसी पे आरोप लगाता है। आजकल AI का जमाना है, जो मर्जी कर लो। तो इतनी संपत्ति, आपकी 100 गाड़ियों से बड़ा काफिला है। 150 गाड़ी। क्या उत्तराखंड को एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा कभी? यहाँ की सत्ता बद्री केदार तय करते हैं, उन्होंने जो तय किया होगा वो मंजूर है। राजनेता को मान मर्यादा, अपनी ईगो सब अपने घर में रख के आनी चाहिए। मैं देखता हूँ सरकारें ये कोशिश करती कि कमीशन कहाँ से ज़्यादा मिले, किस काम से। ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसी ऐसी मशीनें डंप यार्ड में पड़ी हैं जिन पर अरबों खरबों खर्च किए गए, लेकिन वो इस्तेमाल कहीं नहीं। एक पत्रकार समाज का आईना होता है और पत्रकार अपनी ये जिम्मेदारी मानता है कि वो किसी भी तरीके से समाज में फैली बुराइयों को और भ्रष्टाचार को खत्म करे। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अगर सिस्टम सही नहीं होता, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगता, तानाशाही चलती रहती है, तो पत्रकार मनी मन अपने पत्रकार को मारकर चुप हो जाता है। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा पत्रकार भी हुआ जिसने उत्तराखंड गठन के वक्त से लेकर अपनी पत्रकारिता का सफर शुरू किया और लगातार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, सिस्टम को सही करने के लिए कोशिश करता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जब सिस्टम सही नहीं हुआ, आखिरकार उस शख्स ने राजनीति में कदम रखने की एक मजबूत पहल की। हर आदमी हंसी उड़ा रहा था कि एक पत्रकार कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता, और उस पत्रकार ने ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना ही कांग्रेस, ना ही BSP किसी भी दल का साथ नहीं लिया और निर्दलीय ताल ठोक दी, वो भी उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा खानपुर में। हर आदमी हंसी उड़ा रहा था कि कोई पत्रकार भला कैसे चुनाव जीत सकता है, और वो भी उत्तराखंड के सबसे दबंग कहे जाने वाले विधायक के सामने। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस पत्रकार ने हिम्मत नहीं हारी, चुनावी ताल ठोक दी और देखते ही देखते एक निर्दलीय विधायक के तौर पे उत्तराखंड विधानसभा में पहुंच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पत्रकार उमेश कुमार की, जिन्हें दबंग विधायक के रूप में पहचाना जाता है। उनका संघर्ष उत्तराखंड गठन के वक्त से शुरू हुआ। सन 2000 से उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। देखते ही देखते उत्तराखंड के लिए उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। तो आज वो हमारे मेहमान हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सलीम, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, सीधी शुरुआत मैं एक ही शब्द से करूँगा कि एक पत्रकार को विधायक बनने का जुनून, गुस्सा क्यों पैदा हुआ? देखो सलीम, क्या है कि बहुत सारी परिस्थितियां आपके जीवन में वो बन जाती हैं जो आप नहीं भी चाहते, तब भी आपको उन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। पत्रकारिता जब की तो जुनून के साथ की, और जब राजनीति में आए तो भी उसी जुनून के साथ राजनीति कर रहे हैं। कोई किसी को किसी भी परिस्थिति में नहीं डालता। आप आज जिस परिस्थिति में हैं, आप अपने कारण हैं, आप उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो अगर पत्रकारिता में थे तो अपने कारण थे, राजनीति में है तो अपने कारण है। लेकिन जो जिम्मेदारी आपको मिले, उस जिम्मेदारी को आपको उसी निष्ठा, ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ निभाना चाहिए कि जब आप शीशे के सामने खड़े हों तो आपके मन में ये मलाल ना आए, यार मैंने अपने पेशे के साथ, लोगों के साथ धोखा किया। आपका भौकाल दुनिया देखती है। हर आदमी एक भौकाली विधायक के रूप में आपको पहचानता है। लाओ लश्कर, ताम झाम,
लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। 25 सालों की जो आपकी तपस्या है, ये तपस्या कैसे शुरू हुई और आपकी पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से और कब? एक स्वयं श्रीवास्तव है, वो लिखते हैं कि आज चमक रहा हूं तो दुनिया देख रही है, लेकिन इस चमक के लिए मेरे पाँव के जो छाले हैं वो किसी ने नहीं देखे। इस चमक तक पहुंचने के लिए मैंने किस शिद्दत के साथ काम किया और किस प्रकाष्ठा तक काम किया, वो भी किसी ने नहीं देखा। वो तो शायराना अंदाज में कहते हैं, मैंने तो एक साधारण भाषा में आपको समझाया है। तो किसी के भी जीवन का, आज सलीम सैफी अगर एक सिंगर से पत्रकार होते हुए, संपादक होते हुए आज यहां पहुंचे हैं, तो उसके पीछे एक संघर्ष रहा है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में कामयाब नहीं होता। ये जीवन में मिरेकल नहीं हुआ करते, हर किसी का संघर्ष है। हर कोई व्यक्ति संघर्ष करके एक मुकाम पर आता है, लेकिन वो कहानियां, किस्से जो हैं, वो किंवदंतियां हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो दूसरों के मुंह से कहने अच्छे लगते हैं, अपने मुंह से बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए संघर्ष बहुत बड़ा है। राज्य के बनने से लेकर आज तक संघर्ष किया है, लगातार आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि एक पिक्चर थी ना कि किक नहीं मिलती, तो जब तक संघर्ष नहीं करते वो किक नहीं आती है। तो संघर्ष करते रहिए, आपको किक मिलती रहेगी। जीवन जीने के लिए आप जो है अपने को ऊर्जावान महसूस करते रहे। जिस दिन जीवन में किक खत्म हो गई, उस दिन समझिए आप मुर्दा हैं। आपकी नजर में पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता को अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये परसेप्शन है। यहां सालों में कोई पत्रकार अपना परसेप्शन बना पाता है और 1 मिनट में ध्वस्त हो जाता है। दीपक चौरसिया इस देश के सबसे बड़े पत्रकारों में गिने जाते थे। पहले पत्रकार थे जिनके ऊपर चुटकुले बने। दीपक अंतरिक्ष में है, दीपक आपदा में है, दीपक बाढ़ में है। समय का खेल है, समय बदला, नए लोग आए, पुराने लोगों को लोग भूलने लग गए। जमाना पत्रकारिता का था कि अगर वहाँ आप जो गुजरात में एक जगह पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उस समय ये सब सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट नहीं था, तो जाते थे, टेप रिकॉर्ड करते थे, फिर कहीं पर एक जगह आते थे, वहाँ से उस टेप से वो फीड भेजते थे। तब वो अगले दिन लोग बैठकर आज तक पर देखते थे, बुलेटिन आता था एसपी सिंह जी का। तो वो भी जमाना था। आज ये भी जमाना है कि बंद कमरे से लाइव शुरू हो जाता है, आदमी को पता भी नहीं लगता कब जाके पिक्चर जो है आपकी खुल गई, कहाँ आपकी दुकान खुली और कहाँ बंद हो गई। तो परसेप्शन है। जो पत्रकार अपने परसेप्शन को जिंदा रखेगा, जो पत्रकार अपनी अस्मिता को जिंदा रखेगा, जो सामाजिक मुद्दों की पत्रकारिता करेगा, वो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि समाज उसके साथ जुड़ना जरूरी है। आप कितने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं ये मायना नहीं रखता। आपकी अपनी फैन फॉलोइंग क्या है, आपके पीछे कितने लोग हैं, लोग आपको कितना चाहते हैं, आपके बुलेटिन का लोग कितना इंतजार करते हैं, आपके प्रोग्राम का लोग कितना इंतजार करते हैं। तो ये परसेप्शन बनाए रखिए। आज पत्रकारिता कम, चाटुकारिता ज्यादा हो गई है। तो भैया लोग बाग सबकी चाटने में लगे हुए हैं, कोई किसी के तलवे चाट रहा है, कोई किसी के चाट रहा है। पत्रकार रह कहाँ गए हैं? है कहाँ पत्रकार? जो अपनी अस्मिता ना बचा पाए वो काहे के पत्रकार हैं? आप खुद एक चैनल के मालिक हैं, और क्या आप अपने पत्रकार को दिशा निर्देश नहीं देते? सत्ता के समर्थन में खबरें चले, आपका एजेंडा चले, तो क्या चैनलों का एजेंडा अगर नहीं करते? आप भी तो खुद मालिक। अगर मैं एजेंडा चलाता होता और एजेंडा की पत्रकारिता करता होता तो मैं आज कई बड़े चैनलों का और का मालिक होता, और ऐसा नहीं होता कि हमारा जो है चैनल हम कहीं अपने को पिछड़ गए होते। हम मानते हैं हम पिछड़ गए। एक टाइम था जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ईटीवी का भौकाल था। लोग मानते थे कि सिर्फ ईटीवी और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का जो है क्या कहते हैं सो कॉल्ड लीडर है। हमने उस वर्चस्व को तोड़ा। समाचार प्लस ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उस वर्चस्व को तोड़ा और नंबर 1 बना। राजस्थान में हमने वर्चस्व तोड़ा। हमने पत्रकारिता झुककर नहीं की, हमने पत्रकारिता की डंके की चोट पे की,
हमने जो बड़े ऑपरेशंस चलाए डंके की चोट पे चलाए, हमने सरकारें गिराई डंके की चोट पर गिराई। हमने दबकर पत्रकारिता नहीं की। ऐसी आज राजनीति कर रहे हैं तो दबके नहीं करेंगे, खुल के करेंगे, चाहे सरकार के खिलाफ करनी पड़े, किसी के भी खिलाफ करनी पड़े। चैनल के मालिक एजेंडा तय नहीं करते, एजेंडे नहीं चलाते। असल मुझे क्या बता रहे हो तुम, ये तो तुम बेहतर जानते हो, क्योंकि तुम जब तुम्हें एजेंडा आता था तुम्हारे यहाँ से, तो उस एजेंडा के तहत तुम भी स्टोरी करने मेरठ से यहाँ तक आ जाते थे और यहाँ से मेरठ चले जाते थे। तो ये सब बातें जो है, कुछ बातों को पर्दे में ही रहने दो। अच्छा, क्या वजह है कि जो आपका दोस्त होता है आप उसी के दुश्मन हो जाते हैं? और इतिहास को अगर उठा के देखें, आप ताकतवर लोगों से सीधे भिड़ जाते हैं और उसके पीछे आपका मकसद होता है कि अपना दबदबा कायम करना। मिसाल के तौर पे डॉक्टर निशंक आपके दोस्त रहे, फिर आप उनके दुश्मन बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके दोस्त रहे, फिर आप उनके दुश्मन बने। हरीश रावत आपके दोस्त रहे, फिर आप उनके दुश्मन बने। चैंपियन आपके दोस्त रहे, फिर आप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बने। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि हर ताकतवर आदमी जो शुरू में आपका दोस्त होता है, फिर आप उसी के जानी दुश्मन हो जाते हैं। देखो, मैं दोस्तों का दुश्मन नहीं हुआ कभी। तुम्हारी मेरी दोस्ती 20-25 साल आज तुम्हारी मेरी दोस्ती को हो गया, हम तुम्हारे दुश्मन क्यों नहीं हुए? दुश्मन जब हम पत्रकारिता में थे तो हम अपने पेशे के साथ गद्दारी नहीं की, दोस्तों के साथ दुश्मनी करनी पड़ी, कोई बात नहीं, क्योंकि जिस पेशे में आए हो उसके साथ गद्दारी करके, चापलूसी करके, चाटुकारिता करके अगर पत्रकार बने रहना है ना, तो लानत है। इससे अच्छा तो दलाली कर लो, कहीं जाके 2 पैसे और अच्छे मिल जाएंगे। आप मोस्ट वांटेड भी रहे उत्तराखंड सरकार के, आप पे इनाम घोषित हुआ है। बिल्कुल। आप भगोड़े भी रहे हैं, लुकआउट सर्कुलर भी रहा है, राजद्रोह के मुकदमे भी हुए हैं। आपको वर्तमान में 3-3, 4-4 जो एसएसपी हैं वो पूरे टीम बना के आपकी घेराबंदी भी की है। तो वो भगोड़े वाला जीवन जब आप जी रहे थे, आपको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया था, आपको क्या इसका कोई अफसोस हुआ और क्या परिस्थितियां बनी थी? मैंने कहा ना कि 2011 की बात है, सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, घर की कुड़की हुई, घर तोड़ दिए गए, इनाम रखा गया, लुकआउट सर्कुलर हुआ, वांटेड डिक्लेयर कर दिए गए, करोड़ों रुपए के विज्ञापन अखबारों में छपे वांछित के फोटो के साथ। पता नहीं वो आप लोग देख पाए उस समय, तुमने तो शायद देखा होगा, लेकिन लोग वो विज्ञापन नहीं देख पाए होंगे। कहो तो मैं दिखा देता हूँ, अगर पता नहीं पड़ा होगा मेरे पास वो विज्ञापन। हाँ, ये रहा। पूरी सरकार आपके पीछे पड़ी हुई थी। ये विज्ञापन था जो अखबारों में छपा था। तो दर्शक भी देख लें सलीम सैफी के कि भाई कैसे विज्ञापन छपते हैं जब सरकारें आपके पीछे पड़ती हैं। तो देखिए, जीवन में एक बात समझिए, आप बड़ा आदमी तभी बन सकते हैं, आप कामयाब तभी हो सकते हैं जिस दिन आप अपने मन से डर निकाल दें खोने का। मेरे पास क्या है, क्या ले जाओगे? नहीं, आपने सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, जब तो वांटेड। अच्छा, ब्लैकमेल क्यों होती है सरकारें? ऐसा क्या करती हैं? ऐसे लोग ब्लैकमेल करते हैं कैसे? ऐसा क्या? ब्लैकमेलिंग के लिए जाने जाते हैं कि उमेश कुमार एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। हाँ ठीक है, ये तो देखो क्या है, विरोधियों के पास जब कुछ नहीं है कुछ तो कहेंगे। आप ये कहते हैं कि स्टिंग के माध्यम से ब्लैकमेल किया, आपने ऐसा क्या काम किया था? ऐसा कौन सा कांड किया था? ऐसा कौन सा राज्य के संसाधनों को बेच रहे थे? ऐसा कौन सा राज्य के साथ धोखा कर रहे थे जो आपको आपके स्टिंग हुए, आपको ब्लैकमेल होना पड़ा? तो मैं दोषी हूं मान लिया, मैं तुम्हारी अदालत में मान रहा हूं कि मैं दोषी हूं मान लिया, पर मुझे ये बताइए कि आपके स्टिंग हुए क्यों? आप ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे थे जिसमें आपके स्टिंग हुए? आप ऐसा कौन सा कांड कर रहे थे? आपके चरित्र पर ऐसे कौन से दाग थे जिन्हें छुपाने के लिए आप मुझे ब्लैकमेलर घोषित करते हैं? हमको 2018 में जेल भेजा गया 27 अक्टूबर को ब्लैकमेलिंग के आरोप में। साबित कर पाए आप? पूरी ताकत लगाकर आप साबित नहीं कर पाए कि हम एक ब्लैकमेलिंग का सबूत नहीं दे पाए। डूब मरिए। लानत है पूरी सरकार के ऊपर। मैं तो कहता हूं ऐसी सरकार के मुख्यमंत्रियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो ब्लैकमेलिंग के आरोप पर हमको अरेस्ट करते और साबित नहीं कर पाते। सरकार तुम्हारी, सिस्टम तुम्हारा, कानून तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, तब भी अगर आप ब्लैकमेलिंग नहीं करते तो इतनी संपत्ति आपकी 100 गाड़ियों से बड़ा काफिला है। 150 गाड़ी, 150 गाड़ी करेक्ट करिए अपने आप को। तो आपका इतना लंबा काफिला है। हाँ। आपके यार्ड हैं। हाँ। आपने बाकायदे
दुबई और विदेशों में भी आपकी विलास है और हेलीकॉप्टर आपके पास है, समुद्र में जाओ, चाहे बैंकॉक जाओ या दुबई जाओ, वहां पे महंगे महंगे यार्ड आपका। तो इतनी दौलत बिना ब्लैकमेलिंग के कैसे आ गई आपके पास? भाई ये बताइए कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पिताजी तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते थे, उनके पास कहाँ से आ गई? अडानी क्या करते थे, उनके पास कहाँ से आ गई? तो ब्लैकमेलिंग करके बड़े आदमी बने क्या? इस शहर में 100 आदमी आप गिना दूंगा जो प्रॉपर्टी डीलिंग में कमीशन 1% का लेते थे, आज बड़े बड़े एम्पायर खड़े करके बना रखे हैं उन्होंने। कैसे बन गए? नाम गिराना शुरू करो, 20 को तो आप भी जानते होंगे। तो पैसा आना, क्या अगर एक पत्रकार बड़ा आदमी बन गया तो क्या ब्लैकमेलिंग करके बना? तो ईडी क्यों नहीं साबित कर पाई? सीबीआई क्यों नहीं साबित कर पाई? इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, कोई एजेंसी बची है इस देश में जिससे आपने मेरी जांच ना कराई हो? मुख्यमंत्री ही दुश्मन क्यों होते हैं आपके? मुझे मजा आता है, आम आदमी से दुश्मनी थोड़े मोल ली जाए। दुश्मनी लो तो मुख्यमंत्री से लो, इससे नीचे दुश्मनी लेके हम अपना नाम खराब करना है? नहीं, आप बंगाल गए, वहां पर भी आपके पीछे सरकार पड़ी है। आप राजस्थान में आप निशाने पर रहे, झारखंड आप निशाने पर रहे, उत्तराखंड आप निशाने पर। क्या आपको शौक है खतरों से खेलने का? देखो ऐसा है, जब तक जीवन में कुछ करने का आनंद ना आए, मजा ना आए, रोमांच ना आए, तो क्या है, देखो वो ओझा जी एक बात कहते हैं कि विरोधी किसके नहीं होते? मुर्दों के। बुराई किसकी नहीं होती? मुर्दों की। और आप अगर जिंदा हैं और आप चाहते हैं आपकी बुराई भी ना हो, आपकी चर्चा भी ना हो, आपके विरोधी बोले भी ना, आपके बारे में कुछ कहा भी ना जाए, तो फिर भाई मुर्दा हो, एक कटोरा खरीदो और भीख मांगने लगे बस। अच्छा बताइए कि इतनी दौलत, सन 2000 में आपका सफर शुरू हुआ और 2025 तक 150 लग्जरी गाड़ियां और मेरे ख्याल से 5-5, 6-6 करोड़ से ऊपर की गाड़ियां आपके काफिले में हैं, 2-2 हेलीकॉप्टर आपने ले रखे हैं। तो इतनी जो दौलत है, आपके लेविश स्टाइल, कोई बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो या बॉलीवुड का स्टार हो, हर आदमी से आपके पारिवारिक संबंध बने, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ ही है। तो मैंने कहा ना, आपने ईडी से जांच कराई, आपने सीबीआई से कराई, आपने इन्वेस्टिगेशन से कराई, एजेंसी से। अब आपके डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे संबंध है, आप एफबीआई भी बुला लीजिए। तो वर्तमान मुख्यमंत्री के प्रति आप बहुत सॉफ्ट रहते हैं। यार देखो एक बात बोलूं मैं, धामी जी, हो सकता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी लीडरशिप में कहीं थोड़ी बहुत कमी हो, लेकिन वो व्यक्ति सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। वो व्यक्ति, देखो शासन प्रशासन सरकारें चलाने में खर्चे तो होते हैं, पार्टी चलाने में खर्चे होते हैं, सब पैसा कहीं ना कहीं से तो आता है। मैं ये कहूँ कि वो 1 रुपया नहीं कमाते हैं, वो साफ उन पर आरोप नहीं है, तो ये तो झूठ बोलना होगा, दिन में वो सूरज को दिए खाने जैसा होगा, और फिर लोग मुझे कहेंगे उमेश कुमार चापलूसी कर रहा है पुष्कर सिंह धामी की। ऐसा नहीं है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी चोर नहीं, पुष्कर सिंह धामी भ्रष्ट नहीं, पुष्कर सिंह धामी दांत से नोट पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं। और बाकी व्यवस्थाएं तो जैसी चल रही हैं वैसी चलती हैं। लोग जो खनन पहले करते थे वो अब भी कर रहे हैं, जो शराब का काम पहले करते थे वो अब भी कर रहे हैं, जो पहले कटान करते थे वो अब भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, अब तक क्या एक भी बड़ा स्कैम ऐसा पुष्कर सिंह धामी के राज में खुला जिस स्कैम का दाग पुष्कर सिंह धामी पर लगा हो सकता है आसपास वाले कुछ लोगों पर लगे हों, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को भी सही समय रहते पुष्कर सिंह धामी ने रास्ता बाहर का दिखा दिया। कानपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी काफी दिलदारी दिखा रहे हैं, काफी सौगातें कानपुर विधानसभा को दे रहे हैं, तो आपकी जो टोन उनके लिए सकारात्मक है, तो उसके पीछे यही कारण तो नहीं? देखो बात सुनो, मैं धामी जी के पास कभी कोई काम लेके नहीं जाता। मैं आज जो भी काम कराता हूं अपनी क्षमताओं से, अपने संबंधों के कारण कराता हूं। और एक बात सब जानते हैं कि उमेश कुमार के साथ दोस्ती है तो दोस्ती रखिए, दुश्मनी करके आप इसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये आपका बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं सबको एक कहता हूं कि ये मेरा जो कानपुर विधानसभा में मैं काम कराता हूं, मेरे निजी काम नहीं है, मेरे घर में फैक्ट्री नहीं लग रही,
मेरे घर में जो जिला अस्पताल नहीं, उपजिला अस्पताल नहीं बन रहा, मेरे घर में बाईपास की सड़कें नहीं बन रही, जनता का काम है। उमेश कुमार जब पत्रकार था तो जनता के लिए सत्ता के शीर्ष से टकराया, और अगर आज जनता के लिए, जब मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, मुझे किसी से भी लड़ना पड़ेगा, मैं उससे लड़ने को तैयार हूं। लड़ने को नहीं, मैं सरकार का तख्ता पलट करने को भी तैयार हूं। आप निर्दलीय चुनाव लड़े, विधायक बने, क्या आपको राजनीतिक दलों ने स्वीकार नहीं किया? आपको पार्टियों ने टिकट ऑफर नहीं किया? मजबूरी में निर्दलीय लड़े? मुझ जैसे आदमी को टिकट देके किसी को अपने जड़ों में मट्ठा थोड़े डलवाना। उन्हें मालूम है कि जीत के आ जाएगा, कल को ये हमारी कब्र खोदने का प्रयास करेगा, रोज हमें नए ज्ञान देगा, रोज हमें बताएगा इस मुद्दे पे लड़ो, इस मुद्दे पे बात करो, इस पे हम नहीं करेंगे, ये हमारे खिलाफ मोर्चा खोलेगा। बागी जो फितरती होते हैं ना, जो पैदाइशी बागी होते हैं, वो सारी जिंदगी बागी रहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, ये बताइए कि 25 सालों में दौलत आई कहाँ से? यार सलीम, एक बार होता, तुम इतने मैच्योर पत्रकार हो, घूम फिर के बार बार वहीं आते हो, उसका जवाब मैं तुम्हें बार बार देता हूं। और मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, इस उत्तराखंड नहीं, इस पूरे देश में अगर कोई साबित कर दे कि उसने उमेश कुमार को 1 रुपया ब्लैकमेलिंग का, 1 रुपया किसी स्टोरी का अगेंस्ट दिया है ना, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं सार्वजनिक मंच से तुम्हारे कह रहा हूं, इस्तीफा दे दूंगा। आज भी खानपुर विधानसभा के अंदर करोड़ों के काम हो रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं किसी की चाय का गुनाहगार हूं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उमेश कुमार ने इस सड़क के अंदर चवन्नी का कमीशन खाया है, इस अस्पताल में चवन्नी का कमीशन खाया है, इस सिडकुल में चवन्नी का कमीशन खाया है, निधि की सड़कों में चवन्नी का कमीशन खाया। कोई साबित करके दिखा दे, मैं कहता हूं मैं इस्तीफा दे दूं। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि विधायक लोग, पॉलिटिकल लोग कमीशन खाते हैं? कौन कह रहा नहीं खाते? तो मैं विधानसभाओं के नाम नहीं लेना चाहता। 30 से 40% पहले दिन रखवा लिया जाता है और सड़कें 1 महीना नहीं चलती हैं, और उसके बाद उनकी स्थिति पता है क्या है? उनकी विधानसभाओं में उनकी दरोगा नहीं सुनता, उनकी सिपाही नहीं सुनता। एक बात समझ लेना सलीम, ये पुरानी कहावत है, जिसका ईमान जिंदा नहीं है ना, उसका इकबाल कभी बुलंद नहीं हो सकता। इकबाल बुलंद रखना है ना, तो अपना चरित्र, अपना दामन साफ रखना पड़ेगा। अगर किसी के आगे हाथ फैलाकर पैसे ले लिए ना किसी अधिकारी से, तुम्हारी हिम्मत और औकात नहीं कि तुम उसे आंखें दिखा के बात कर सको। और जनता के लिए अगर बात करनी है ना, तो छाती ठोक कर और हाथ में जूता उठाकर बात करनी पड़ती है, बहुत सौ के साथ। तो सभी के नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत सौ के साथ। हिंदी उनको समझ में नहीं आती, उनको अंग्रेजी में समझाना पड़ता है, तब उनको समझ में आता काम कैसे होगा। और मैं तो रोज गाली गलौज करता हूं, बहुत सौ के साथ करता हूं। क्योंकि जो आदमी जनता को दरिद्र समझता हो, अछूत समझता हो, अपने ऑफिस में ना घुसने देता हूं, उन अधिकारियों को आप हाथ में जूता नहीं उठाओगे तो क्या करोगे? तो इसका मतलब कि ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है, भ्रष्ट है। ब्यूरोक्रेसी भी, या ब्यूरोक्रेसी से ही सारे भ्रष्ट हैं? यानी कि नेताओं को भ्रष्टाचार की तरफ ब्यूरोक्रेसी लेकर। भाई उत्तराखंड में बहुत सारे नेता, बड़े अधिकारी, बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री ऐसे रहे हैं जिन्हें एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। उनको चाल तो नौकरशाही समझाता ना, कहां से पत्रावली आएगी, कहां से कमीशन आएगा, कहां से सिस्टम बनेगा, कहां से फाइल आएगी। अच्छा, क्योंकि अब आप खुद एक विधायक हैं तो सिस्टम को अंदर से पहचानते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि सरकार 100 रुपये जारी करती है प्रदेश के विकास के लिए, उत्थान के लिए, तो उस 100 रुपये का बंटवारा किस किस तरीके से होता है और वास्तविक धरातल पे कितना पैसा पहुंच पाता है? देखो, आप ना निधि के सिस्टम से समझिए। सारे विधायक करप्ट नहीं है, फिर कह रहा हूं। बाकी जो एक सिस्टम है उसमें यह है कि 1 रुपये में से 30 से 40% विधायक, 15 से 20% ब्लॉक, तो 30 और 15 45%, फिर जीएसटी 18%, उसके बाद ठेकेदार भी 15-20% कमाता ही होगा। तो अंत में आके 20% बचता है जो धरातल पर पहुंचता है। ये सच्चाई है। और आज उत्तराखंड का तराई हो, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नारसन तक, या पहाड़ हो, सबसे ज्यादा धोखा इस पहाड़ के साथ हुआ। इस राज्य का गठन राज्य आंदोलनकारियों
की शहादत पर, 43 शहीदों ने शहादत दी, तब इस राज्य का गठन हुआ। उनका सपना था कि हमारे अपने मंत्री होंगे, अपने नेता अधिकारी होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक रविंद्र थापा थे, रविंद्र रावत 18 साल की उम्र में रामपुर तिराहे पर शहीद हो गए। उनके माता पिता प्रेमनगर की साइड रहते हैं। पिताजी का भी देहांत हो गया। मां बेचारी अपने पति की जो पेंशन आती है उस पर जिंदा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप इस राज्य के लिए क्या चाहती हैं? आपके बेटे ने शहादत दी थी। सलीम, उस मां के शब्दों को याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। वो बोली कि बेटा मैं क्या चाहूंगी, मेरे बेटे ने शहादत दी, इस राज्य में रोजगार आए, युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों, जो सपना था वो साकार हो। एक 18 साल के बच्चे, शहीद बच्चे की मां आज भी ये भावनाएं इस राज्य के प्रति रखती है। इस राज्य के लोगों में बुराई नहीं है। इस राज्य के लोगों ने शहादत दी, आंदोलन किए, लाठियां खाई। बहुत सारे आंदोलनकारी ऐसे आज जिन्होंने इतनी लाठियां खाई हैं कि आज भी सर्दियों में उनके जोड़ दुखते हैं। लेकिन चंद लुटेरे जिन्होंने पहाड़ी उत्तराखंड के नाम को एक राजनीति के तौर पर टूल बना लिया, ब्लैकमेलिंग के धंधे बना लिए, पहाड़ प्लेन करने लगे, इस राज्य में जो है अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। ये राज्य ऐसा नहीं था। इस राज्य के लोग बहुत मोहब्बती हैं। हम लोग नहीं है क्या? तुम लोग नहीं हो? हम लोगों ने यहां रहकर क्या नहीं पाया, क्या नहीं दिया हमको? आपने पहाड़ के दर्द को जितने संवेदनशील बच्चों को स्कूल जाने के लिए पुल नहीं है। 10,000 बच्चे 108 एम्बुलेंस में पैदा हुए हैं। उनका जन्म स्थान 108 एम्बुलेंस है। अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते कितनी गर्भवती महिलाओं ने प्राण त्याग दिए होंगे, आप सोच नहीं सकते। जब तक गांव से अस्पताल तक लेकर आते हैं तब तक मृत्यु हो चुकी होती है बुजुर्गों की। आज उत्तराखंड का लगभग 50 लाख से ज्यादा व्यक्ति पलायन करके, 50 लाख भी नहीं, लगभग मुझे लगता है 80 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड से पलायन कर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में बस गए। दिल्ली में तो 2 विधायक हैं आपके। आप विधानसभा में देखो, आप होटल इंडस्ट्री चले जाओ, हर व्यक्ति दूसरा जो है, मैं जाता हूं ना होटलों में, जैसे रूम सर्विस में लड़का आता है मुझे देखता है, भैया, मैंने कहा पहाड़ का है? हाँ, वहां का हूं मैं पौड़ी का हूं, मैं गरुड़ का हूं, मैं बागेश्वर में ऊपर वहां का हूं, मैं हिमनी का हूं, मैं घेस का हूं। तो हुआ क्या, कहां गया सपना क्या था उत्तराखंड का? हम तो चलो मान लिया हम तो पहाड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे दिल में उत्तराखंड बसता है। हमने उत्तराखंड के साथ गद्दारी नहीं की। आप लोगों ने तो यहां रह के गद्दारी की। जब कोविड आया तो 6,000 प्रवासी उत्तराखंडियों को ट्रेनों से, एयर कंडीशन बसों से हल्द्वानी और गढ़वाल पहुंचाया मैंने। हवाई जहाज से मैं लोगों को लेकर आया उस समय में, उस पीक दिनों में जब कोई छूने को किसी को तैयार नहीं था। कारों से लेकर आए, हेलीकॉप्टर से। लोग मजाक बनाते को एक ऑक्सीमीटर देने गया था, हेलीकॉप्टर से एक ऑक्सीमीटर देने जाएगा आदमी? हमने 20,000 ऑक्सीमीटर पहाड़ों में बांटे। मेरे पास आज भी वो वीडियो है जिसमें हमने 100 साल तक की बुजुर्ग महिला की जो है हमारे ऑक्सीमीटर के कारण जान बची, क्योंकि टाइम पे पता लग गया था कि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है। 5 लाख पैरासीटामोल, 5 लाख सिट्रीजन मैंने सरकार को दी। आप पहाड़ के दर्द को इतना करीब से पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप प्लेन के हैं और पहाड़ के दर्द को पहचान नहीं सकते, और पहाड़ के हितों के साथ आप भी कुठाराघात करते हैं। पहाड़ वालों की बात ही बात आप करते हैं। बुनियादी तौर पे जो आपने बातें बताई,
आप प्लेन के हैं और पहाड़ के दर्द को कैसे पहचान सकते हैं, जबकि जो असली नेता पहाड़ से आए दर्द को तो वो पहचानते होंगे। हाँ, उन्होंने तो दर्द पहचाना ही, तभी तो आज दर्द जख्म में बदल गया है, तभी तो आज पहाड़ करा रहा है, तभी तो आज पहाड़ में युवाओं के साथ पुलिस प्रशासन दबंगई दिखाता है, तभी तो आज जो बेचारों ने कभी शराब नहीं छुई होती उनके घर पर नोटिस भेज दिए जाते हैं, तभी तो आज बच्चों पे फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, तभी तो ऊपर पटवारी राज जहां वहां पे पटवारी गुंडागर्दी करते हैं, बिना मतलब जेल भेज देते हैं लोगों को, है ना। भविष्य में अगर कोई राजनीतिक उठापटक ऐसी हुई जैसे मधु कोड़ा में एक मुख्यमंत्री हुए और ऐसा अवसर आपको मिला, तो क्या ये सारे दुख दर्द दूर कर पाएंगे या हमारे दर्शकों से वादा करते हो? मैं तो देखो, ये तो एक प्राकृतिक सिस्टम है, ईश्वर की संरचना है, कब किन परिस्थितियों में क्या होता है ये तो ईश्वर जानता है, बद्री केदार जानते होंगे। लेकिन मैं सलीम तुम्हारे दर्शकों के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। मैं जब राजनीति में आ रहा था और मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैं बद्री केदार गया था और मैं गंगा जल हाथ में लेके कसम खाकर ये आया था कि कभी चोरी, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार का पैसा अपने घर में आने नहीं दूंगा। और आज उसी कसम के ऊपर काम कर रहा हूं। मैं अपने घर में चवन्नी का पैसा, विधानसभा से भी जो मुझे तनख्वाह मिलती है सरकार से, मैं वो भी गरीब अनाथ बच्चों को, निर्धन कन्याओं को, विधवाओं को राशन में बांट देता हूं। जब से मैं विधायक बना हूं अब तक मैं 602 अनाथ निर्धन कन्याओं का विवाह, और सामूहिक विवाह ऐसा नहीं, विशाल विवाह जिसको कहते हैं, एक सामूहिक आयोजन जहां 60-60, 70-70 हजार लोग आते हैं, अपने हाथ से करता हूं। तो हम वो लोग हैं जो जिस भी पेशे में रहेंगे ईमानदारी से रहेंगे, सत्य निष्ठा के साथ रहेंगे, और ईश्वर अगर कभी मौका देगा तो हमारा काम लोगों को दिखेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम दिखेगा लोगों को। गैरेज में मरम्मत होती है और आपने एक जनता गैराज खोला है, तो किसकी मरम्मत होती है उस गैराज में? उसमें मरम्मत होती है बिगड़े हुए अधिकारियों की, उसमें मरम्मत होती है कमीशन खोरों की, उसमें मरम्मत होती है उन लोगों की जो जनता को सताते हैं, जो लोग गरीब आदमी को कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनकी मरम्मत की जाती है। और ये मरम्मत हमेशा जारी रहेगी, जब तक राजनीति रहेगी तब तक भी, और जब राजनीति में अगर लोग नहीं चाहेंगे, उनको लगेगा भाई अभी मौका नहीं, दोबारा देंगे, तब भी जारी रहेगी। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। उमेश कुमार या तो राजनेता रहेगा या पत्रकार रहेगा, दो पेशे तो मेरे पास हैं ही। कानपुर विधानसभा में जब आपने कदम रखा था, उस वक्त कानपुर विधानसभा की और वहां के लोगों की, वहां की आवाम की क्या स्थिति थी? लोगों ने क्यों स्वीकार किया? देखिए, तानाशाही, दबंगई, बाहुबल, अत्याचार और विकास, जनता त्रस्त थी। लोग 20 सालों से पीड़न झेल रहे थे, अत्याचार झेल रहे थे। इसलिए उन्होंने, लोग कहते हैं एक्सीडेंटल विधायक, एक्सीडेंटल विधायक कोई 40,000 वोट एक्सीडेंट से नहीं मिलता है। 40,000 वोट आपके तानाशाही रवैये, आपके बाहुबल, आपके घमंड, आपके अहंकार के खिलाफ मिला है। वो क्या फार्मूला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर आदमी आपसे हद से ज्यादा प्यार करता। कानपुर विधानसभा में हमने सर्वे किया, तो कोई भी आपकी बुराई सुनने को तैयार क्यों नहीं होता? सलीम, एक बात बताओ, हरिद्वार जनपद में 6.5 लाख मुसलमान हैं। जब आपको मुसलमानों का वोट चाहिए तो आप उनकी इफ्तारी भी करेंगे, जालीदार टोपी लगा के हाथ जोड़ के नमाज के मुद्रा में भी बैठ जाएंगे, जालीदार टोपी लगा के आप साबिर पाक भी चले जाएंगे। और जब मुसलमानों के हक हकूक की लड़ाई की बात आएगी तब आप दुबक जाएंगे। कैसे चलेगा? जब सनातन धर्म का टीका लगाकर, भगवा कपड़े पहनकर आप ये कहेंगे कि मैं कट्टर हिंदू हूं और मैं अपना धर्म जानता हूं, और उसके बाद जब सनातन की बचाने की बात आएगी, सनातन की परंपराओं को बचाने की बात आएगी,
तो आपको डर लगेगा मुसलमान बुरा ना मान जाए, कैसे चलेगा। जब गुरुद्वारा बनना होगा, जब सिखों को आपकी जरूरत होगी, आप कहेंगे यार मैं मंदिर बनाऊं या मस्जिद बनाऊं या गुरुद्वारा बनाऊं, तब आप दुबक जाएंगे। जब एक बहुत ही कम संख्या में हरिद्वार जनपद में ईसाइयों को अपना संडे को प्रोग्राम करना होगा, तो उनको अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए कि यार हो सकता है धर्म परिवर्तन ना करवा दें, तब आप दुबक जाएंगे, तो कैसे चलेगा। जनप्रतिनिधि है, सबके लिए खड़े होकर लड़िए। लोग मुझे कहते हैं कि ये मुसलमानों से इसको बहुत प्यार है जो हमारे विरोधी है। मैं कहता हूं मेरा धर्म, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं ठोक कर, मेरे खून में हिंदुत्व है, लेकिन मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं किसी दूसरे के धर्म का अपमान करके वोटों की राजनीति करूं। हाँ, मेरे धर्म पे जिस दिन प्रहार करोगे उस दिन सबसे पहले मेरी छाती सामने होगी, लेकिन मैं किसी दूसरे के धर्म पर भी नाजायज होने नहीं दूंगा। अगर बात मुसलमानों की आएगी, उन पे अत्याचार होगा, हम उनके साथ भी खड़े होंगे। आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने आपके चरित्र पर भी सवाल उठाए और बहुत से एमएमएस भी लीक किए, क्या सच्चाई? हमाम में सब नंगे हैं यार, क्या कर सकते हो। कोई किसी पे आरोप लगाता है, कोई किसी पे आरोप लगाता है। आजकल एआई का जमाना है, जो मर्जी कर लो। अब तो इतना एडवांस चला गया एआई कि पता नहीं कल को तुम्हारा कोई एमएमएस ना आ जाए। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल ये सब राजनीति में चलते रहते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप जो है लगते रहते हैं। आज मैंने चैट जीपीटी को सुबह मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मेरी एक कार्टून जैसी कोई पिक्चर बनाओ। तो उसने जो पिक्चर बनाई, उसने पिक्चर बनाई, मैं आपको दिखा देता हूं। तो उसने ये पिक्चर बनाई, जनता का सेवक या सत्ता का सिरदर्द। अब बताइए, क्या चैट जीपीटी को मैंने बताया कि ये बनाना? क्योंकि ये आप सिर्फ कह सकते हैं कि ये बनाइए, उसका शीर्षक क्या होगा ये चैट जीपीटी तय करता है। तो ये कहीं से गूगल से सब जगहों से सर्च करके ही तो उसने एक लिया होगा कि भाई। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए, जो कानपुर विधानसभा उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है, और वहाँ पर रोजगार को लेकर वहाँ की आवाम, वहाँ के नौजवान, वहाँ के बच्चे रोजगार को लेकर भी परेशान है और शिक्षा को लेकर भी, उनके हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन को लेकर कानपुर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है, तो इनके भविष्य को लेकर आप कितने गंभीर हैं? सलीम, खानपुर में सबसे बड़ी समस्या थी रोजगार। जब मैं विधायक बना तो मैंने पहले एनालिसिस किया, किसी भी विधायक को जब वो विधायक बने तो उसको पहले 1 महीना इस बात को देना चाहिए कि मेरा रोड मैप क्या होगा, मुझे किस तरीके से काम करना है। तो मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र में रोजगार नहीं है, खादर है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो मैंने सिडकुल पे काम किया। फिर मुझे लगा कि यहां लोगों को बीमारी के दौरान जच्चा बच्चा, बुजुर्ग, इलाज, इमरजेंसी, आपातकाल, पोस्टमार्टम के लिए, हर चीज के लिए रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश भागना पड़ता है। तो मैंने उस पर काम किया, तो मैं उपजिला अस्पताल ले आया। 100 करोड़ का उपजिला अस्पताल बन रहा है, आपको पता ही होगा। सिडकुल बन रहा है, 20,000 करोड़ का निवेश आएगा। फिर मेरा खादर का रास्ता रुड़की जाने के लिए बहादुरपुर फाटक था, जहां घंटों लोग जाम में फंसते थे, घंटों, एक रात भी हो जाती थी कभी कभी। मैंने बाईपास पे काम किया। मैं पहला हरिद्वार का बाईपास अपनी विधानसभा में स्वीकृत करा के लाया। ये मेरा पहला रोड मैप था, सिडकुल, उपजिला अस्पताल, बाईपास। अब मैं तटबंधों पे काम कर रहा हूं। मैं अपनी खानपुर विधानसभा, जो 3 तरफ नदियों से घिरी है, उसके तटबंधों को सुरक्षित करूंगा। उसके बाद आज आप खानपुर विधानसभा जाइए, कोई गांव आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने सड़कें नहीं बनाई। आप हैरान हो जाएंगे उन सड़कों को देख के जो कभी 20 साल में नहीं। बहुत सी सड़कें तो ऐसी हैं जो आज़ादी के बाद भी नहीं बनी। अय्यापुर में जो सड़क बन रही है इस समय, आप जाकर देखिए, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनवा रहा हूं मैं उसको। आप ऐतिहासिक सड़क बन रही है, 17.5 किलोमीटर की सड़क हमने प्रहलादपुर से लेके अब गिद्दावाली से निकलते हुए जो है वो रायसी मिलेगी। हमने 17-18 गाँव जोड़ दिए, हमने हर गांव में 1-1 किलोमीटर की सड़कें बना दी। आप काम देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई इतना काम कर सकता है? एक बार ग्राउंड पर, मैं तो सबको कहता हूं, मैं अपने विरोधियों को भी कहता हूं, जाइए गांव में खड़े होकर लाइव करिए, वहां से बताइए कि उमेश कुमार ने उस गांव में काम किया नहीं किया। खानपुर विधानसभा से कुछ हवाएं उड़ती हैं
और हवाएं उड़ते उड़ते राजधानी देहरादून भी आती हैं, और हवाएं ये कहती हैं कि उमेश 2027 में कानपुर छोड़कर भाग जाएगा। क्यों? मैं डरता हूं किसी से? ऐसी हवाएं क्यों होती है? मैं डरता हूं विधानसभा छोड़ रहे हैं आप? मैं डरता हूं किसी से? किसी और विधानसभा से अगर लड़ने की अगर तैयारी मुझे है? विधानसभा छोड़नी होती तो मैं सिडकुल, उपजिला अस्पताल, बाईपास और तटबंधों के काम क्यों कराता? 5 साल विधायक बन के मौज लेता, देहरादून में रहता। क्यों मैं खादर की मिट्टी में, बाढ़ के पानी में 5-5 फुट तक डूब के काम करता, 6-6 फुट तक? सलीम, शेरपुर बेला गांव है और माड़ा बेला और हस्तमौली, आप इन 3 जगह जाना, आप पता करना। शेरपुर बेला 6 फुट गहरा पानी में डूब गया था। वहां तक पहुंचने का जो जंगल का रास्ता है, 6 फुट पानी था। वो वीडियो आपसे शेयर करूंगा। सेना ने जाने से मना कर दिया था कि सब जा नहीं पाएंगे, रात होगी। और गर्भवती महिला थी, उसको वहां पर जो आंगनबाड़ी वाली महिलाएं, जो नर्स वगैरह होती हैं, उन्होंने कहा कि बस 1 दिन बच पाएगी, क्योंकि डिलीवरी का टाइम हम दवाइयां दे दे के रोक रहे हैं। मैं जेसीबी से जाकर उस महिला को निकाल कर लाया था, और जैसे ही मैं माड़ाबेला गांव पहुंचा था, ये तो मैं बोल रहा हूं, आप इन गांव जाके पूछिएगा, जैसे ही मैंने माड़ाबेला गांव की सड़क टच की, मशीन का इंजन फेल हो गया। जेसीबी के चैम्बर में पानी, जहां हम बैठते हैं केबिन में, उस केबिन में पानी था। और क्या हाइट होती है जेसीबी की, आपको पता है। बुजुर्ग महिला को मैं हस्तमौली गांव से निकाल कर लाया था, जहां सड़क बह गई थी और जा नहीं सकते थे। मैं जब जेसीबी लेके चला, सेना रस्सी बांध बांध के पेड़ों के किनारे गई थी और पहुंच गई थी। फिर उधर से लाने की सोच रहे थे, कैसे लाएं, तो उन्होंने कंधे पर उनको पीछे टांग लिया था, एक बड़े से उसमें लिटाकर। आने के लिए उनको उसी रास्ते से आना था, जंगल के पेड़ों को पकड़ते हुए, क्योंकि सड़क तो बह गई थी, 5 फुट गहरी हो गई थी। मैंने जेसीबी वाले से, वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत वेल ट्रेन ड्राइवर, मतलब मैंने इतना अच्छा ड्राइवर जेसीबी पे कभी देखा नहीं। और हिम्मत ही, मैंने उससे कहा चल यार चलते हैं। मेरी गाड़ी में एक जिला पंचायत सदस्य बैठे थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि अपने मित्र हैं, वो कूद के उतर गए, बोले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बचने का कोई चांस नहीं है। मैंने उसको गाइड किया। मैंने कहा जब ये रस्सी पकड़ के पेड़ के किनारे किनारे जा सकते हैं, तो हम भी किनारे किनारे जेसीबी लेके जाएंगे। हम भी धीरे धीरे, मैंने उसको बोला बकेट अपनी नीचे रखना, कहीं अगर कुछ होगा तो दोनों बकेट टिका के गाड़ी को रोक लेंगे। हम वहां लेकर गए और वहां से सेना को भी और उस महिला को भी लेके वापस आए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप इस उत्तराखंड की सबसे बैकवर्ड विधानसभाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिमाचल की एक सांसद ने अभी हाल में एक बयान दिया कि उनके पास लोग नाली खड़ंजे की समस्या लेके आते हैं, और जबकि वो ग्लैमर की दुनिया से ताल्लुक़ रखती है। तो ग्लैमर की बात करें तो शायद आपसे बड़ा ग्लैमर उस सांसद का नहीं रहा, बॉलीवुड का कोई स्टार हो या क्रिकेट का कोई स्टार हो। वो भी मेरी बहन है यार, ऐसा है, देखो मैं उसको रिश्तों को छुपाने वालों में से नहीं हूँ, मेरी बहन है। तो उन्हें वो ग्लैमर की दुनिया, और ग्लैमर की दुनिया से आप भी है। तो नाली खड़ंजों से आपको कभी तकलीफ हुई जब कोई समस्या लेके आता आपके पास? मुझे लगता है कि नाली खड़ंजे तो आम जीवन की जरूरतें हैं, इसके लिए तो लोग आएंगे। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा अनुचित मांग भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन राजनेता, जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि उसको सुनना है, उसे गाली भी सुननी है, उसको अच्छाई भी सुननी है, उसको बुराई भी सुननी है, उसको बदतमीजी भी सहनी है। आप अपने अंदर इतना पेशेंस पैदा कर लीजिए कि आप प्रतिक्रिया, अक्सर आप विधायकों के ऑडियो सुनते हैं ना, किसी ने फोन किया, गाली दी, अब जैसे ही वो बोला कि आपका काम है, आपने तुरंत आप इधर से बदतमीजी करनी। भाई वो अपनी पीड़ा उठा रहा है, सुन लो क्या जा रहा है, उसको बोल दो अच्छा ठीक है मैं दिखवाऊंगा, चिंता मत कर, तू आके मिल मुझसे कितने लोग नाराज होते हैं। मैं कहता हूं अच्छा तू कोई बात नहीं, तेरी नाराजगी है ना, तू मेरे पास आ, चाय पीना, मुझे बताना, मैं तेरी बात सुनूंगा। आपने एक नया सिस्टम शुरू किया अपनी विधानसभा में, खासतौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। गांव से, आपके ऑफिस से लोग सीधे आपसे संवाद करते हैं, भले आप दुबई हो या बैंकॉक हो या लंदन हो, तो सीधा आप उनकी बात सुनते हैं। क्या आपको डिस्टर्ब नहीं होता, और ये क्यों आपके मन में आया ये विचार? मैं बताऊं सलीम, मेरी जिंदगी बहुत व्यस्त है, मेरा काफी समय में सफर में भी होता हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे कार्यालय में जो लोग रुड़की, देहरादून, अपना जो हरिद्वार आते हैं, लक्सर आते हैं,
उनके मेरे बीच में संवादहीनता ना आए। और जो आदमी गांव से, बहुत सारे गांव के लोग ऐसे हैं जिनके पास आने का किराया भी नहीं होता, वो अपनी पीड़ा लेके मेरे कार्यालय, उनको पता लगे विधायक जी तो है नहीं, तो वो किस हारे हुए मन से वापस जाएगा? वो पीड़ा है। इसलिए मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा की। आमने सामने बैठ के संवाद हो जाता है, फोन उठाइए, उसके सामने स्पीकर ऑन करके मिलाइए, क्या फर्क पड़ता है? अधिकारी के और हमारे बीच में कोई घूसखोरी की बात थोड़ा ही हो रही है कि जो स्पीकर पे सुन भी लेगा तो कोई आफत आ जाएगी। स्पीकर खोल दीजिए, उसके सामने अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दे दीजिए, वो भी सुन लेता है, और उसे बता दीजिए भाई तुम्हारा समय फिक्स करा दिया, इस दिन जाके मिल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक कॉल 1.5 मिनट की, 1 मिनट की, उस आदमी को जो थका आ रहा अपना काम छोड़कर अपने गांव से, सुविधाएं गांव में क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है नहीं, तो लोग किसी के भाई तू मुझे छोड़ देना बाहर, एक दूसरे का सहारा लेके गांव से बाहर तक आता है, लक्सर तक, तो वो खाली हाथ ना जाए। सुबह 6 बजे दरवाजा खुलते हैं मेरे घर के। पहला विधायक हूं जिसके घर के गेट पर कोई सुरक्षाकर्मी, कोई व्यक्ति नहीं बैठता ये पूछने के लिए कहां से आए हो। 6 बजे खुलते हैं, रात को 2 बजे बंद करता हूं। अंतिम व्यक्ति मेरे कार्यालय से 1 से 1.5 बजे जाता है। आप कभी आओ लक्सर तो आपको पता लगेगा, आप आओ कभी रुड़की, मेरे कार्यालय में रात को 2 बजे तक लोग रहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि 2027 का जो विधानसभा का मुकाबला होने वाला है उसमें कुछ बड़े उलटफेर होने की उम्मीद है। और क्या तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करने वाले हैं आप? और उत्तराखंड की राजनीति की तस्वीर क्या होने वाली है 27 में? देखिए, खाली विधायक रहकर लड़ते रहना और आप सोचे सिस्टम बदल देंगे तो संभव नहीं। इस सिस्टम में तो घुसना पड़ेगा, और इस सिस्टम में जिस दिन आप घुसेंगे उसी दिन आप बदलाव कर पाएंगे। उसके लिए क्या रणनीति होगी ये भी तय होंगी, क्या किया जाएगा वो भी होगा। मैं लोकसभा लड़ा था, मुझे 1 लाख वोट मिला। मुझे झबरेड़ा जैसी विधानसभा से, जिससे मेरा कोई बिल्कुल संवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, मुझे लोगों ने 14,000 वोट दिया। जहां विधायक बन जाता है 20-25 हजार 30,000 वोट पे आदमी। मुझे पिरान कलेर जैसी जगह ने 8,000 वोट दिया। मुझे ऋषिकेश, जहां कभी कोई निर्दलीय सांसद लड़ा होगा तो 100 वोट नहीं मिलेंगे, मुझे वहां 6,000 वोट मिले। क्या उत्तराखंड को एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा कभी? मैं इतना, देखियो क्या है ना, ये बद्री केदार का राज्य है, ये बद्री केदार की देवभूमि है। यहाँ की सत्ता बद्री केदार तय करते हैं। उन्होंने जो तय किया होगा वो मंजूर है, वो जिस रास्ते पे ले जाना चाहेंगे उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। गठबंधन बना रहे, क्या पता, देखते हैं। कोई संभावना है, राजनीति में हर चीज की होती है। ना यहाँ कोई स्थायी दुश्मन है, ना यहाँ कोई स्थायी दोस्त है, तो राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। उमेश जी, दर्शक या हर आदमी ये जानना चाहता है उमेश कुमार का बचपन कैसे बीता, बचपन में उमेश कुमार कैसा था, और बचपन के कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें। मैं बचपन में बहुत शरारती था। मैं 10th में था तो मेरे पास एक स्पोर्ट्स साइकिल होती थी। मैं हाईवे पे जा रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि ट्रक जा रहा है, तो ट्रक का जो डाला होता है उसमें पीछे चेन लटकी होती है। मैंने वो चेन पकड़ ली। अब स्पीड मेरी बढ़ गई, अपना ट्रक के साथ साथ भरा हुआ ट्रक था, तो हमने 5-7 किलोमीटर का सफर कर लिया। अब वो कोई पीछे से हमारे पिताजी के दोस्त आ रहे थे, उन्होंने देखा कौन उत्पाती लड़का जा रहा। अब उन्होंने हमारे पिताजी को बता दिया। हम घर आए तो दरवाजा खुलते ही जो है हमारा स्वागत हुआ। हमारे पिताजी ने हमको दौड़ा दौड़ा के पीटा। तो बचपन में बहुत शरारतें करी, बहुत शरारतें करी हैं। बचपन की कोई ऐसी शरारत जिसे करने के बाद में आपको अफसोस हुआ? एक घर के थोड़ा सा दूर पे लीची का बाग था। लीची के सीजन में मुझे लीची बहुत पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट फ्रूट अगर कोई पूछे तो लीची है। मैं रात को जाके लीची तोड़ लाता था। तो जो है हम तो सोचते थे लीची तोड़ के ला रहे हैं, लेकिन फिर हमें एक दिन ये एहसास हुआ कि आप लीची तोड़ के लेना है, आप चोरी कर रहे हो। किसी के भी वस्तु को उसकी बिना अनुमति के उठा के लाना चोरी होता है।
तो उसका अफसोस जरूर है यार, गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। कोई राजनीति का ऐसा कोई किस्सा जिसमें आपको खूब हंसी आती हो, और बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के बीच का ऐसा कोई किस्सा हो, हमारे दर्शकों से शेयर करें कि राजनीति के महारथियों के साथ ऐसा कोई किस्सा हुआ हो। ऐसा हुआ कि 2016 की बात है, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और बहुमत सिद्ध करने का समय गवर्नर साहब ने दे दिया था 28 मार्च का। तो जो विधायक थे जो भाजपा में गए थे कांग्रेस से, वो सब एक्सपेल कर दिए गए। तो शाम को मैं भी गया मिलने के लिए होटल में से, क्योंकि सबसे संबंध थे। तो एक विधायक बड़े बेचारे उदास, मायूस और दुखी थे। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई, इतने क्यों परेशान हो? बोले यार विधायकी चलेगी, अब खर्चा कैसे चलेगा? तो राजनीति ऐसी चीज है कि ये जो कराए वो कम है। आप जब राजनीति में आए, किन हालात ने आपको मजबूर किया विधायकी लड़ने के लिए? क्या किस्सा हुआ? मेरा कोई किस्सा नहीं हो, तो मुझे चुनौती देने वाली बात थी भाई। मेरे को लगा कि एक बच्चे के साथ पत्रकार के आपने गलती करी, बदतमीजी करी, वो रो रहा था, उसका वीडियो मैंने देखा, मुझे अफसोस हुआ, मैंने लाइव कर दिया कि भाई आप हो क्या, आप समझते क्या हो अपने आप को? एक बच्चे को पत्रकार के साथ आप बदतमीजी कैसे कर दो? अरे हम तो पत्रकारों के लिए लड़ने के लिए, हम वो राजदेव रंजन हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ थे, जिनको सिवान में जिनकी हत्या कर दी गई थी, हम तो सिवान तक पहुंच गए थे वहां लड़ने के लिए। वो क्या था उनका, वो जो सांसद थे बाहुबली, क्या नाम था उनका, दिमाग से उतर गया मेरे, सिवान वाले। अच्छा, शाहबुद्दीन। हमको उन्होंने धमकी दी थी कि यहाँ आओगे तो उड़ा दिए जाओगे। मैंने कहा कल ही आ रहे हैं, देखते हैं कौन उड़ाएगा। सिवान में जाके धरना देके उनके खिलाफ सीबीआई जांच करा के आए थे। तो जब मुझे लगा कि यार एक बच्चे के साथ गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम पढ़े लिखे कितने हो? हम ये सब मैं तुमसे पूछने लगा, कोई सलीम तुम पढ़े लिखे कितने हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमने कैसे मुझसे पूछ लिया? ब्लैकमेलिंग का सवाल। राजनेता को मान मर्यादा, अपनी ईगो सब अपने घर में रख के आनी चाहिए। जनता है, गाली भी देगी, गलोच भी करेगी, बदतमीजी भी करेगी, आपको जलील भी करेगी। अगर आप में इतने पेशेंस नहीं है ना, तो राजनीति में मत आइए। मोहित जी, आपका जिंदगी का सबसे तकलीफों वाला जो दौर हमने देखा, ट्रेन के अंदर आपको किस तरीके से जानवरों की तरह ले जाया गया। जिस अस्पताल में आपका इलाज चल रहा था, जानवरों से बदतर तस्वीरें हम लोगों ने देखी। शायद कोई और होता, यानी कि गरीब से गरीब भी शख्स ऐसे हालात से नहीं गुजरता होगा जिन हालात से आप गुजरे। जो कंबल आपने ओढ़ा हुआ था, वो कंबल शायद जानवरों के लिए भी बेहतर होगा, मगर आपने वो जो कष्ट वाला दौर था, तो वो अनुभव साझा कीजिए ज़रा। सलीम, कहता हूँ ना कि संघर्ष लोगों को चमक दमक दिखती है, गाड़ियाँ दिखती हैं, औरा दिखता है, जलवा दिखता है, संघर्ष कोई नहीं दिखता। 27 अक्टूबर 2018 को मुझे गिरफ्तार किया गया। मुझ पे आरोप लगा कि मैं सरकार गिराना चाहता हूँ ब्लैकमेल करके। हमारे चंद दोस्त हैं जो वकालत के पेशे में हैं, उन्होंने दिल्ली और नैनीताल एक कर दिया। बड़े बड़े दिग्गज लॉयर जो हैं वहाँ पहुँच गए। 19 दिन ये सरकार मुझे यहाँ रख पाई, जबकि लोग कहते थे कि 5 साल तक जमानत नहीं हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री दावा करते थे कि 5 साल से पहले नहीं निकलने दूंगा, लेकिन हमने उनको उनकी जगह बताई कि तुम्हारी जगह ये है, इस जगह को समझो, और हम 19 दिन में बाहर आ गए। जब जैसे ही 19 दिन में हमारी जमानत हुई, इनको पता लगा, हाई कोर्ट के आदेश पर हुई थी, इन्होंने हमारे खिलाफ एक मुकदमा झारखंड में राजद्रोह का चुपचाप दर्ज करा के रखा हुआ था, और उसका एक प्रोडक्शन का वारंट यहाँ मंगा लिया था।
रातों रात तत्कालीन एसएसपी ने और एडीजी ने सबने एक टीमें बनाई और हमें यहाँ से रिहा करने के बजाय हमारे घर वालों से कहते रहे अभी रिहा करेंगे, तभी करेंगे, शाम को हो गई, अब नहीं करेंगे, कल करेंगे। और यहाँ से सीधा जीप में इन्होंने मुझे बिठाया। उस समय कुछ, क्योंकि कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी थी, तो कुछ इंजेक्शन भी दिए, लेकिन मुझे उन इंजेक्शन से ये महसूस हुआ कि ये इंजेक्शन ठीक नहीं है। ये रात को स्टेशन लाए, वहाँ से जो रात को राजधानी चलती है, राजधानी है कौन सी, एसी स्पेशल, उससे लेकर दिल्ली पहुँचे। तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। फिर इन्होंने मुझे वहाँ एक लोकल अस्पताल में एडमिट कराया। वहाँ पे उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, कुछ हुआ कि कोई इन्फेक्शन है स्टमक में या क्या है। फिर वहाँ से मुझे लेके शादरा गए। शादरा के रेलवे स्टेशन से इन्होंने लोकल जो ट्रेन होती है वो ली, उससे लेकर ये कानपुर पहुँचे। कानपुर से ट्रेन ली, इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से रात को ट्रेन ली, रांची लेकर पहुँचे। लगभग 60 घंटों का सफ़र था ही जो मैंने तय किया। रात को सेंट्रल जेल लेकर पहुँचे, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि सेंट्रल जेल में भी रात को नहीं रख पाए मुझे। उसी रात इनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा और जो है वहाँ इलाज चला। तो जगह तो वहाँ होती नहीं, क्योंकि रांची के अस्पताल तो आपको पता है क्या स्थिति है, वहाँ तो भरे पड़े रहते हैं, गंदगी और सब। तो वहाँ बाहर बालकनी में मैं लेटा रहता था, वहीं इलाज चला। तो जो फ़ोटो आप देखते हैं वो वही है, गैलरी में लेटे हुए की, और ड्रिप चल रहा है। तो वहाँ से भी 10 दिन में जमानत हो गई थी। 29 नवंबर को लगभग पूरा 1 महीना दोनों जेलों में रहकर मैं वापस आ गया था। और उसके बाद फिर संघर्ष सब जानते हैं। फिर वही मुख्यमंत्री जो हमें ब्लैकमेलर बताते थे, उन्हीं के खिलाफ हमने सीबीआई कराई, हाई कोर्ट से सबूत दिए, दस्तावेज दिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको सिर्फ ये कहकर कि आप उस केस में पार्टी नहीं थे, ये नहीं कहा कि आप भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे। वो जो ये कहते हैं ना कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया, न्याय नहीं मिला। आपको ये कहा गया कि आप उस केस में पार्टी नहीं थे, आपको पहले पार्टी बनाना था, आपको सुनना था, तब सीबीआई देनी थी। तो वहाँ से हमने उनके खिलाफ सीबीआई कराई, हटा दिए गए। जिन पुलिस कर्मियों ने, अधिकारियों ने आपके साथ में जुल्म किया, आपकी ज़बान में आपका खुद का मानना है कि आपके साथ में जुल्म हुआ, जाती हुई आपके खिलाफ, उन पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति आपकी क्या सोच है आज? सर, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई आदेश देता है तो डीजीपी की भी कोई हैसियत नहीं होती। एक दरोगा, एक सीओ, उसके साथ दुश्मनी रख के मैं क्या कर लूँगा? मुझे शोभा नहीं देता। हम लोग मुख्यमंत्रियों से लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग सत्ता के शीर्ष लोगों से लड़ने वाले लोग हैं। दरोगा, सिपाही, सीओ, एसपी, इनसे लड़के क्या मतलब हमको अपना स्तर खराब करना है? वो बेचारे, उनकी मजबूरी है, उनको नौकरी करनी है, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे, पहाड़ में फेंक दिए जाएंगे। तो उनको तो वो करना ही करना है जो उनको आदेश हुआ है। अब वो गलत है या सही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनके साथ क्या गिला शिकवा। मोहित जी, जो बच्चे आपको अपना हीरो मानते हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँ कि उन्होंने आपकी चकाचौंध, आपकी 150 गाड़ियाँ, आपके हेलीकॉप्टर, आपका यार्ड देखते हैं, तो वो हर बच्चे के दिल में ख्वाहिश होती कि वो उमेश कुमार बने। मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, शिद्दत से मेहनत करिए और मुकाम पाने का प्रयास करिए। हर चीज़ संभव है इस दुनिया में। जब आप चाह लेते हैं ना, तो सारी कायनात मिलके आपकी इच्छा पूरी करने के लिए काम करती है, लेकिन आपको शिद्दत से चाहना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। तो मैं सब युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि चकाचौंध से प्रभावित मत होइए। जलवा भोकाल जो है वो जीवन में सब बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है, सीधे रास्ते पे चलना, ईमानदारी के रास्ते पे चलना। एक खड्डा भी ऐसा खोद के नहीं जाना है जिसमें गिर जाओ। उमेश जी, हमारे संवाद में कोई बात रह गई हो तो अंत में मैं चाहूँगा कि कोई बात आप हमारे दर्शकों से अंत में शेयर करना चाहें। सलीम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के पास बहुत संसाधन है। उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से बहुत बेहतरीन राज्यों में है। हमें संयोजित तरीके से प्लानिंग करके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ सरकारें ये कोशिश करती कि कमीशन कहाँ से ज़्यादा मिले,
किस काम से, ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसी ऐसी मशीनें डंप यार्ड में पड़ी हैं जिन पर अरबों खरबों खर्च किए गए, लेकिन वो इस्तेमाल कहीं नहीं हुई। पहले मैन पावर क्रिएट करिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से देश भर के लोगों को लाभान्वित करिए, पर्यटन की दृष्टि से लोगों को जो है अपनी तरफ सम्मोहित करिए, उनको बताइए कि गोवा, ये लक्षद्वीप, पांडुचेरी, मेघालय, असम, यहाँ जाने से अच्छा उत्तराखंड आइए, ये एक हेवन है, इस स्वर्ग है, इसको बनाइए, अच्छी पर्यटन के स्थल क्रिएट करिए, क्रिएटिविटी लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। भाई दुनिया मोनो रेल और कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जा रही है, क्रिएट करिए। आप सेंट मॉरिस चले जाइए स्विट्ज़रलैंड में, आप देखिए वहाँ पे ग्लास ट्रेन है, आप भी बना सकते हैं एक ट्रिप कहीं पे, ऐसा बढ़िया ग्लास ट्रेन बनाइए कि देखिए साहब फूलों की घाटी से निकलिए या यहाँ से निकलिए। आप रोपवेज बना सकते हैं, अच्छे रोपवेज बनाइए, कुछ तो क्रिएट करिए। पहाड़ देखने के लिए आप चाहते सिर्फ पहाड़ देखने लोग आए, फिर वो कहते हैं हम हिमाचल जाएंगे, हम धर्मशाला जाएंगे, हम कुल्लू जाएंगे, हम मनाली जाएंगे। भाई उनके लिए, और जब आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो आपके लोगों को रोजगार के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए यही रोजगार। अब जो स्वयं रोजगार योजनाएं चलाई गई, कितनों को आपने पैसे दे दिए? आप पहाड़ में पैसे ही नहीं देते काम करने के लिए, झूठ बोलते हैं। एक उदाहरण दूं छोटा सा, इस राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर सैकड़ों योजनाएं हैं, ऋण योजनाएं, बस पर ऋण, होटल पर ऋण, इस पर ऋण। और उनका जो पोता है उसके पास 10,000 रुपये महीने का रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है उसके पास सरकारी। और छोड़िए, लानत है इन नेताओं पर, डूब, अब मैं कुछ कह दूंगा फिर बात, डूब मरे कहीं जाकर साले। जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी को उत्तर प्रदेश ने जमीन दी थी, उस जमीन की लीज डीड को एग्जीक्यूट कराने के लिए उस परिवार के पास पैसे नहीं है। कोटद्वार में जो जमीन है यूपी बॉर्डर पर उनकी, ये क्या करेंगे? ये पहाड़ को सिर्फ ठगेंगे, छलेंगे, लूटेंगे, अपने अपने घर भरेंगे, बस। इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी से बड़ा उदाहरण, अरे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, वीर शिरोमणि, क्या नाम, क्या उनका मतलब एक औरा, एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया मतलब एक सम्मान की नज़र से देखती है, जिनके चर्चे, जिनके किस्से, कहानियां किताबों में बताए जाते हैं, जिनके नाम पर सैकड़ों योजनाएं हैं, तुम उनके बच्चों को रोजगार नहीं दे पाए। अरे डूब मरो, लानत है, तुमको तो जूते से मारना चाहिए। फिर बात करेंगे पहाड़ की, सब झूठ है, कोई पहाड़ का काम नहीं है, कोई पहाड़ के प्रति संवेदनाएं नहीं है, कोई पहाड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति संवेदनाएं नहीं है, कुछ नहीं है, सब झूठ और ढकोसला है, सब देहरादून तक सीमित है। अरे गैरसैंण 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 करते हो, गैरसैंण में राजधानी क्यों नहीं बनाते हो? ये क्या ड्रामेबाजी है वहां की विधानसभा में? 3 दिन जाकर आ गई जी हम विधानसभा बैठकर, मैंने कहा नहीं जाऊंगा। क्यों? बैठाओ वहां, हमें लेके चलो 10 दिन के लिए, काम करो वहां पे, फाइल लोगों की सुनो, जनता की समस्याएं सुनो, जनता दरबार लगाओ पहाड़ में लोगों का, उनकी समस्याओं का निस्तारण करो, सबको बिठाओ, कैबिनेट लगाओ, पहाड़ चलो, गैरसैंण चलो। क्यों? छुट्टियां मनाने? हजारों करोड़ रुपए आप खर्च कर देते हो फाइलें ले जाने लाने, अधिकारियों के इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियों पर सैकड़ों हजारों गाड़ियां जाती आती है। क्या नाटक है, क्या ड्रामेबाजी है? अरे गैरसैंण उत्तराखंड का मुद्दा था, उत्तराखंड के राज्यों के आंदोलनकारियों का मुद्दा था, राजधानी मुद्दा थी। बनाओ बनाओ, चाहे 6 महीने चलाओ, चाहे 3 महीने चलाओ, बनाओ, बैठो, तभी तुम पहाड़ की पीड़ा को समझ पाओगे लोगों के। जब तक अधिकारी यहां से उठ के गैरसैंण में जाकर, पहाड़ में जाकर नहीं बैठेंगे, तब तक उनको पहाड़ के लोगों की पीड़ा नहीं पता चलेगी। मोहित जी, आपने इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जनता विधायक, खानपुर के स्टार विधायक उमेश कुमार, जिन्होंने पहाड़ की पीड़ा को दिल से महसूस किया। उनकी संवेदना, उनके शब्दों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ में जो नेता पहाड़ के विकास का माध्यम हो सकते थे, वहाँ के बच्चों के रोज़गार का माध्यम हो सकते थे, लेकिन उन लोगों ने भ्रष्टाचार और सिस्टम में जो दीमक लगा दी है, उससे उमेश कुमार काफ़ी
परेशान है, उनकी संवेदना और उनका जो संवेदनशीलता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन्होंने पहाड़ के दर्द को किस तरीके से बयान किया है। लोग कहते हैं कि उमेश कुमार के पास 150 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियों का जो काफ़िला है, 2 हेलीकॉप्टर हैं, यार्ड है, विदेशों में विलास हैं, ये पैसा कहाँ से आता है। लेकिन वो शायद इस चीज़ से अनजान है कि ऐसी कोई एजेंसी नहीं, ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, ना जाने कितनी एजेंसियों ने उमेश कुमार के आय के स्रोतों की जांच कर ली, लेकिन उमेश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि वो अपने विधायक के तौर पर मिलने वाले वेतन को उन अबला बच्चियों पर खर्च करते हैं, उनके सामूहिक विवाह कराते हैं जिनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। खानपुर विधानसभा में जिस तरीके से सिडकुल का विकास कराने के लिए, जिला अस्पताल बनाने के लिए उन्होंने भरसक कोशिश की है और जिस तरीके से हवाएं उड़कर खानपुर की तरफ से राजधानी की तरफ आती हैं कि 2027 में उमेश कुमार खानपुर विधानसभा का रुख छोड़ देंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, तो सीधे और बेबाक अंदाज में उमेश कुमार ने सीधे कहा कि वो खानपुर के विधायक हैं, रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे और 2027 में राजनीतिक उलटफेर अगर हुआ तो एक किंग मेकर की भूमिका में भी होंगे। और उनकी जो संवेदनशीलता है, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खानपुर विधानसभा में जो जनता दूर दराज से विधायक से मिलने आती है, ये चाहे लंदन हो, दुबई हो, बैंकॉक हो, मुंबई हो, हर जगह उनके साथ में संवाद करते हैं। उनके यहाँ से कोई भी जनता का शख्स, उनका कोई वोटर या वहाँ का बाशिंदा वापस नहीं जाता। जो धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर उमेश कुमार ने सीधे तौर पर चुनौती दी है कि पहाड़ के विकास के लिए वो अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे और पहाड़ का दर्द जिस तरीके से महसूस किया है उसका निजात दिलाकर रहेंगे और पहाड़ में फैले भ्रष्टाचार को वक्त आने पर, जब कुदरत इन्हें मौका देगी सिस्टम में आने का, तो उस वक्त भ्रष्टाचारियों के लिए और जनता का खून चूसने वालों के लिए ये एक काल बनेंगे। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।